सियासत। लालू की रिहाई के लिए बेटी रोहिणी रखेंगी रोजा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव। रांची में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना के चलते नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पिछले साल भी नहीं हुआ था कोई आयोजन। आज अश्विनी नक्षत्र और अमृत योग में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। पहले दिन माता शैलपुत्री की होगी आराधना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लगातार टॉप बना हुआ है पटना। जिले में अब कोरोना के 6,756 एक्टिव केस। बीते दिन मिले सबसे ज्यादा 1,197 नए केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सारण के खैरा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक के भाई को हिरासत में ले लिया गया। आरक्षी अधीक्षक के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद खैरा पुलिस ने कार्रवाई की। वीडियो में दिख रहे एक मंचले छोटेलाल चौरसिया और होमगार्ड के पुत्र अफोर के राजपाल टोला गाँव निवासी मलिक राय को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि 9वीं की छात्रा 28 मार्च को खैरा बाजार से सामान की खरीदारी कर अपनी नानी के घर डुमरी लौट रही थी। जैसे ही वो खैरा मानपुर नहर के पास पहुंची, वहां पहले से मौजूद 3 युवक उसे जबरन पकड़कर पास के ही गेहूं के खेत में ले गए। इसके बाद तीनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पूरा वीडियो बनाया। नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सैनी गिरफ्तार होकर आए हैं। अब आगे इसमें क्या करेंगे? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है। और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे। और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाए। इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोगों के खिलाफ। और मामला क्या है? ये गैंगरेप का मामला और आईटी एक्ट का मामला है। नहीं पता है, पर हमको पता है। मेरा 9 बजे रात को चलेगा 225 नंबर। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, बेहद ही गंभीर मामला ये सामने आया है, जहां पर एक 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, ये सारण की घटना है, काफी शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना में न सिर्फ आरोपियों ने एक नाबालिग जो 9वीं की छात्रा थी जो खैरा बाजार से जा रही थी, उसके साथ एक गैंग रेप किया है, बल्कि गैंग रेप के बाद कहीं न कहीं उसकी वीडियो भी वायरल कर दी है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई तब पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद 2 लोगों को जो उनमें चिन्हित किए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है, गंभीर विषय है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या ये मामला दब जाता? तो कहीं न कहीं इस तरह के मामले तमाम होते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने वीडियो वायरल किया था तो ये मामला सामने में आया है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ 376 धारा के तहत आईपीसी के 376 का मामला दर्ज किया गया है। जो आईटी एक्ट के जो धाराएं हैं कि किसी को डिफेम करना, किसी को गलत तरह से समाज प्रस्तुत करना, तो आईटी एक्ट के तहत किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रा नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो भी उस पर लगेगा। तो कहीं न कहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर गंभीर चार्जेज हो लग सकते थे। दूसरी बात पुलिस ने कही है कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल की जाएगी, यानी पॉक्सो लगेगा, स्पीडी ट्रायल की जाएगी। तो कहीं न कहीं पुलिस का कदम भी ठीक है, क्योंकि जो त्वरित कार्रवाई की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि समाज कहाँ जा रहा है। एक तरफ जहाँ महिलाओं के उन्नति की बात की जा रही है, उनके विकास की बात की जा रही है, उनके सशक्तिकरण की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही है। और घटनाएं करने के बाद लोग इतने मन उनका बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा कि वो मामले को करने के बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुस्साहस करने वाले लोग हैं, जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं, वो किस मनोस्थिति में स्वस्थ हैं। तो कहीं जी बिल्कुल शशांक जी, कहीं ना कहीं आरोपियों का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय पहले अलग अलग राज्यों से भी कई ऐसे मामले सामने आए थे कि लगातार जो है ऐसे मामले बढ़े थे, दुष्कर्म के, गैंगरेप के ऐसे मामले बढ़े थे, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए।
समझने की बात है कि अगर ये वीडियो ना बना होता और वीडियो वायरल ना होता तो शायद आज पुलिस इतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं करती या नहीं कर पाती। दोनों विषय थे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान हुई है और उसके बाद पुलिस, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है, वीडियो वायरल हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस ने चिन्हित करके कार्रवाई की है। अगर ये वीडियो ना बना होता तो क्या कार्रवाई इतनी त्वरित हो पाती, यही सवाल है। तो तमाम ऐसे केस जो दब के रह जाते हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती है, यानी जो घटनाएं प्रकाश में आती है, घटनाएं उससे ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से अपराधी कहा जाए या एक तरह से मनोविकृत लोग हैं जो इससे बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो भी गैंग रेप जैसी घटनाओं का आरोप देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि एक पूरी तरह से इनको कठोर सजा मिले और पुलिस ने जो तमाम धाराएं लगाई हैं उसके तहत इनको सजा मिलना निश्चित है, क्योंकि पॉक्सो भी लगा है इसमें, जो लड़की नाबालिग थी, IT एक्ट भी लगा है और उसके अलावा 376 IPC में भी मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल शशांक जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके की पुलिस धाराएं लगाई है उस तरीके से अगर कार्रवाई हो तो जल्द से जल्द आरोपियों को जेल में डाला जा सकता है, कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केसों में अक्सर देखा जाता है कि पुलिस भी रवैया इतना सख्त नहीं कर पाती है। देखिए विषय क्या है कि इस विषय की अगर ये इस पर्टिकुलर मामले की बात की जाए तो पुलिस ने एक और बात कही है। देखिए न्याय अगर मिल जाता है और जो बच्ची आरोपी होता है उसको सजा मिलती है तो सिर्फ उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलती है बल्कि पूरा मैसेज जो उसके नजदीक लोग होते हैं उनको मिलता है। न्याय में देरी भी अन्याय होता है और न्याय में अगर विलम्ब हुआ, यानी अगर इन दोनों व्यक्तियों को सजा होने में 8-10 साल लग जाते तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं उनके तरफ मैसेज नहीं जाता। लेकिन पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, एक अच्छी बात की है, इस पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि अब इसकी सुनवाई लगभग रोज होगी, एक अलग से कोर्ट बनेगा और उसके आधार पर इसको 2-3 महीने के अंदर कन्विक्शन हो जाएगा और जब कन्विक्शन होगा तो उसको देखकर तमाम लोग सबक लेते हैं और इस तरह की घटनाओं से बचते हैं। लेकिन देखिए जो गैंग रेप या रेप जैसी घटनाएं होती है, दरअसल एक साइको डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं मनोविकृति होती है और इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं देखकर ही पनपती हैं और खास करके जब कोई वीडियो डालता है तो समझ सकते हो विकृत मनोस्थिति का व्यक्ति होगा। तो इन चीजों को भी सुधारने की जरूरत है और जब कन्विक्शन होगा तो तमाम चीजों पे लगाम लगेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, नाबालिग के साथ गैंगरेप की 15 दिनों तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया है, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी कठोर सजा या कितनी कठोर प्रावधान या कितने सख्त कदम आरोपियों के विरुद्ध उठाए जाते हैं। कोरोना महामारी रांची के लोगों को रुला रही है। नौकरी धंधे पर आफत तो है ही, साथ ही जांच कराना हो या टीका लगवाना हो, भारी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। अब कोरोना से जंग हार गए तो भी चैन नहीं, मुक्ति के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए भी अलग दिशा निर्देश है, एहतियात जरूरी है। बीते दिन रांची के मुक्तिधाम का गैस से जलने वाले शवदाह का बर्नर खराब हो गया। ऐसे में परिजनों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कोई 1 दर्जन संक्रमित शव के साथ एम्बुलेंस की कतार लगी रही। तीखी गर्मी में PPE किट पहने परिजन बेचैनी से घंटों बर्नर के ठीक होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 7 शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था बड़ा घाघरा के स्वर्ण रेखा घाट पर की गई। तो आपको बता दें कि महामारी की रफ्तार नहीं थम रही है। कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है वैसे ही लोगों को परेशानियां दे रहा है। कोरोना होने से लेकर मरने के बाद तक लोगों को किसी भी तरीके की ना ही कोई सुविधा दी जा रही है और ना ही हमेशा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रांची में इस दौरान देखा गया कि शवों का कतार देखने को मिला है। अंतिम संस्कार करने के लिए बर्नर खराब हो गया, जिसके बाद परिजन इंतजार घंटों करते रहे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कोरोना होने से लेकर कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर मरने के बाद तक लोगों को कोई चैन नहीं दे रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही।
देखिए, अक्सर सुना करते थे कि पहले महामारी आया करती थी और गांव का गांव साफ हो जाता था, इलाका का इलाका साफ हो जाता था। जी। हम लोगों ने अपने समय में तो कभी ऐसा देखा नहीं था, लेकिन ये जो कोरोना का दूसरा चरण है, दूसरे स्ट्रेन का जो नज़ारा है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। लोग इतनी ज़्यादा संख्या में कोरोना के से संक्रमित हो रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। कोई भी अस्पताल में आप अगर चले जाए, चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें, प्राइवेट अस्पताल की बात करें, छोटे अस्पताल की बात करें, कहीं भी बेड अब उपलब्ध नहीं के बराबर है। यानी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैरवी है तो कुछ बेड आपको बेड मिल सकता है, और नहीं तो आप अपने मरीज को लेकर घूमते रहिए, आपके मरीज मर जाएगा लेकिन बेड नहीं मिलेगा। वही अगर दूसरी तरफ देखें कि जो मरीज संक्रमित होने के बाद मर जा रहे हैं, उनकी स्थिति और खराब है और उनका गिंजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। घंटों पहले तो अस्पताल में शवों को रखा जाता है, उसके बाद शमशान घाट पहुंचने के बाद भी उनको मुक्ति के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि जो इलेक्ट्रिक शवदाहगृह थे, चाहे आप नामकुम की बात करें या जो घाघरा में है इलेक्ट्रिक वाले जो शवदाहगृह था, या फिर हरमू घाट पे था, दोनों ही खराब पड़े हुए हैं। इसलिए स्थिति और ज़्यादा विकराल हो गई है। अब स्थिति ये है कि लकड़ी से शवों को जलाया जा रहा है तो उसमें काफ़ी समय भी लग रहा है। कल सिर्फ रांची में ही 22 शव जलाए गए हैं घाघरा के मुक्तिधाम में। तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है, खासकर बीमार व्यक्तियों को लेकर और मरने वाले व्यक्तियों को लेकर। तो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका पालन करें। क्योंकि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं और आपकी स्थिति ज़्यादा खराब होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, तो आपके पास फिर कोई उपाय नहीं है बचने को लेकर। जी राजीव जी, देश में अगर देखा जाए तो 136 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जब कोरोना उनमें से आधे लोगों को हो जाता है या फिर 1/3 लोगों को भी कोरोना अगर हो जाता है, जिसके बाद उसमें से अगर आधे लोग भी मरते हैं, तो जिस तरीके की ये प्रोसेस देखने को मिल रही है कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर मरने तक, और उसके बाद भी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर उसमें से 1/3 लोगों को भी कोरोना होता है, तो इसे कैसे प्रोसेस करके कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको संभाला जा सकता है कि ठीक तरीके से ये पूरी जो कोरोना की जाँच से लेकर पूरी प्रोसेस है वो सही हो सके? देखिए, जो स्थिति अभी वर्तमान में बन गई है, आप उतनी दूर की बात मत करें और सब कुछ अच्छे से हो, यही कामना करनी चाहिए हर व्यक्ति की क्योंकि जो स्थिति विकराल हो गई है कि अभी 1 करोड़ का ही आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है और आप देखेंगे कि लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर का आंकड़ा है। लेकिन स्थिति अभी ये हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है और जो लोग संक्रमण के कारण मर जा रहे हैं उनको जलाने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उनको मुक्ति देने के लिए। तो अभी जब ये भयावह स्थिति है, तो जिससे अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ती है और संक्रमण का दर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दावा जो है, तमाम दावे जो है वो खोखले हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो अस्पताल में बेड की संख्या बची हुई भी है, वो भी मरीजों को लेने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं कि मनमाना पैसा ले रहे हैं इलाज के नाम पर, भर्ती करने के नाम पर बेडें बेची जा रही है। तो स्थिति बहुत भयावह हो गई है। सरकारी अस्पताल की बात करें या प्राइवेट अस्पताल की बात करें, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर का गठन करे। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पिछली बार भी आप देखेंगे खेलगांव को बनाया गया था आइसोलेशन सेंटर के रूप में, तो उस तरह से जगह जगह सरकार को चाहिए कि आइसोलेशन सेंटर का निर्माण करे, आईसीयू की प्रोसेस को बढ़ाए, ताकि मरीज जब गंभीर हो तो उनको बेहतर इलाज मिल सके और उनकी जाँच बचाई जा सके। जी, कहीं ना कहीं पहले की तरह अगर सरकार सख्त कदम उठाती है तो इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाद में कमी देखने को मिली है, वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाना ही होगा और सरकार को व्यवस्था करना ही होगा। दोनों तरह से, दोनों चरण पे काम करना होगा। पहला, सरकार संक्रमण की दर बढ़े नहीं, इसके लिए जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका कैसे सख्ती से पालन हो, इस पे ध्यान देना होगा सरकार को।
आप अगर जो नियम रात के 8 बजे से लागू किया गया है, ठीक है, बंद नहीं कराया जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक साथ झुंड बनाकर चलने पे पाबंदी लगाई जा सकती है, ज़्यादा दुकानों में भीड़ एकत्रित करने पे पाबंदी लगाई जा सकती है, सोशल डिस्टेंस का पालन कड़ाई से करवाया जा सकता है, मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सकता है, लोगों को सैनिटाइजर को लेकर जागरूक कराया जा सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू देखो कि सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था जल्दी से मजबूत करनी होगी। आप सदर अस्पताल की बात करें तो काफ़ी बेड का पहले से ही था कि सदर अस्पताल में जल्द से जल्द उसको संख्या बढ़ाई जाएगी, बेडों की संख्या, वो नहीं हो पाई है। दूसरे जगह जो आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात हो रही थी उसको पूरी तरह से अभी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। तमाम जो सरकारी व्यवस्था है वो चुनाव में लगी हुई है मधुपुर में, तो चुनाव से बाहर आना होगा और आम लोगों के हित का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आम लोग ही सरकार चुनते हैं और इसलिए चुनते हैं कि उनको जो इस तरह के आपातकाल की स्थिति है उसमें सरकार राहत दे। अब कितनी जल्दी राहत मिलता है ये देखने वाली बात होगी। जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आम लोगों की कुर्बानी दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रोटियां तो अपनी जगह है, लेकिन कुर्बानी आम लोग ही दे रहे हैं और हर बार की तरह आम लोग ही को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं और जिस तरह से संक्रमण की दर बढ़ रही है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो खामियाजा सीधा सीधी आम लोगों पे ही पड़ रहा है और आम लोग ही इसको लेकर भुगत रहे हैं। सरकार जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में चली गई है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो उनको चुनावी मोड से बाहर आना होगा, आम जनता के हितों का ध्यान रखना होगा और कैसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सिर्फ ट्वीट पे और सिर्फ मीडिया में बयानबाजी से नहीं होगा, उनको धरती पे आना होगा और जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पे उतारनी होगी, ताकि आम लोग पैनिक ना हो और स्थिति जो है वो विकराल होने से बचा जा सके। जी, कहीं ना कहीं सरकार को अब पूरी कोशिश करनी है कि जनता सुरक्षित रहे, जनता में जागरूक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ। तमाम खबर की जानकारी उन्होंने दी है। इस खबर की आपको बता दें कि लगातार महामारी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की रिहाई के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है। जमानत को लेकर आ रही बाधा से पूरा परिवार परेशान है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि वो अपने पिता की रिहाई के लिए पूरे 1 माह रोज़ा रखेंगे। लालू की रिहाई के लिए बेटी रोज़ा रखेंगी और पूरे इस मन से कामना करेंगी कि लालू यादव की रिहाई जल्द हो जाए। आपको बता दें कि लंबे समय से लालू यादव जेल में सज़ा काट रहे हैं और लगातार सुनवाई की दिनांक उनकी आती जा रही है। एक के बाद एक सुनवाई की डेट उनको मिलती जा रही है। 16 अप्रैल को अब उनकी अगली सुनवाई होनी है। इसी के चलते 1 महीने की रोज़ा रखने की बात कही गई है उनकी बेटी रोहिणी के द्वारा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बिहटा से। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहटा से, जहां पर अवैध वसूली करते 4 होमगार्ड जवान गिरफ्तार किए गए। बिहटा से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 4 होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया गया। अवैध वसूली कर रहे थे। ओवरलोड वाहनों को पास कराने के लिए ये वसूली की जा रही थी, जिसके चलते प्रशासन सतर्क हुई और कार्रवाई की गई। बिहटा गोलंबर पर अवैध वसूली की जा रही थी ओवरलोड वाहनों को निकालने के लिए। इसी के चलते जवानों के पास से अवैध वसूली के 9,000 की रकम बरामद की गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, अवैध वसूली करते 4 होमगार्ड जवान गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध वसूली ओवरलोड वाहनों को निकालने के लिए ये सभी होमगार्ड जवान कर रहे थे। इनके पास से 9,000 की राशि बरामद की गई है।
जवानों के पास से अवैध वसूली की 9,000 रकम बरामद की गई है और 4 जवानों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। लगातार ओवरलोड वाहनों का आना जाना लगा हुआ था, जिसके चलते अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई और पूरे मामले की जांच की। इस दौरान 4 होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया गया। ओवरलोड वाहनों को पास कराने के लिए ये वसूली कर रहे थे। भागलपुर जिला के नवगछिया के सिमरा गांव निवासी आलोक झा हत्याकांड में मुख्य आरोपी घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद भी फरार चल रहा है। दूसरी तरफ इसी मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का भाई मिक्कू झा को नवगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने सघन पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि आलोक की हत्या को अंजाम देने में सिर्फ चिक्कू और उसका भाई ही नहीं बल्कि 5 से 6 लड़के शामिल हैं। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आलोक झा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। उसके भाई कपाड़ में जो है ना खून का निशान था लगा हुआ, छेदा था यहाँ छोटा सा, और बाया आँख के ऊपर भी हल्का फुल्का जो है सो छीटा था खून का, और ये आँख फुला हुआ था और गाछ के पास ऐसे मुड़ी करके सोया। 2-3 मांग था। एक मांग था कि जो हत्या हुई है, जो हत्यारे हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और ये गरीब आदमी है, छोटा छोटा बच्चा था, 24-25 साल का लड़का था, बड़ा ही शरीफ आदमी था, शरीफ घराने से भी बिलोंग करता था। कहीं किसी से इसको कोई इस तरह का आज तक गाँव घर में कोई झगड़ा जेल नहीं हुआ, और लोग इसको बड़ा अच्छा मानते थे गाँव के लोग। तो गरीब आदमी है, इसको जो है मुआवजा जितना बनती है कानून प्रावधान जो भी है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको जो है उपलब्ध करवाया जाए। सीधा अपना घर लेके चला गया, वहाँ खाना पीना हुआ। ये दुकान पे नहीं था, ये चिक्कू के घर पे था, जो ये मजबूरी में हमको बता नहीं पाया कि हम यहाँ हैं। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। मैं 1 घंटा सो गई। 1 घंटा के बाद फ़ोन लगाना शुरू किया तो ये कभी हमको जवाब भी नहीं दिया। 50 बार 60 बार कितना बार मैं कॉल की मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1 बार भी जवाब नहीं दिया। सुबह में कोई आके गांव के ही आदमी आके बोले कि आलोक वहाँ पे गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो मार दिया, अब क्या। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रांची से। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधन हुआ। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि कोलकाता के अस्पताल में देर रात उनका निधन हुआ है। बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार कामेश जुड़ गए हैं। कामेश जी, साइमन मरांडी पूर्व मंत्री का निधन हुआ है। देर रात लंबी बीमारी से वे ग्रसित चल रहे थे, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? साथ ही साथ वो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और लंबे समय से बीते 14 मार्च से वो कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में इलाजरत थे। उनके बेटे जो है वर्तमान में विधायक दिनेश मरांडी ने उन्हें 14 मार्च को भर्ती करवाया था, और तब से उनकी स्थिति जो थी वो बिल्कुल नाजुक थी, स्थिति सुधार नहीं हो रहा था। इसको लेकर लगातार परिवार वालों ने भी चिंता व्यक्त की थी, और जिस तरह से देर रात उनका निधन हो गया, तो ऐसे में जिस तरह से ये चिंता का विषय, साथ ही साथ जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पे
साइमन मरांडी के निधन पे जिस तरह से शोकाकुल पूरे तरह से जिस तरह से खबर आई, उससे पूरा जो राजनीतिक गलियारा है, राजनीतिक से जुड़े जो लोग हैं, इस सूचना के पाते ही पूरी तरह से मर्माहत है, दुख है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साइमन मरांडी एक कदावर नेता थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके कई कदावर नेता ने उनके मौत पे दुख जताया है। खासकर जो है सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है, उन्होंने दुख जताया है। साथ ही साथ उनके साथी रहे शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी उनकी जो मौत पे है, उनकी मौत पे जो है दुख जताया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से साइमन मरांडी का पाकुड़ के क्षेत्र में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर अपना एक दबदबा था और लगातार वो 5 बार विधायक रह चुके थे, 1 बार सांसद रह चुके थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि साइमन मरांडी के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही नहीं, एक राजनीतिक गलियारे में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिस क्षति को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लंबा समय तय करेगा। क्योंकि साइमन मरांडी जो है एक राजनीति से, एक आंदोलन से उपजे हुए नेता थे और पाकुड़ जैसे क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में उनकी एक अलग पहचान थी, लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। लेकिन उनके निधन से गहरा दुख वहां के लोगों ने दुख व्यक्त किया है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से उनका निधन हुआ है, तो वो जो छवि, उनका जो छवि था, जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में पूरे तरह से लोकप्रिय थे, उनकी लोकप्रियता को शायद ही कोई नेता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता उसकी भरपाई कर पाए। इसको लेकर जो है लगातार शोक संवेदना की जो सूचना है वो आते रही है। हालांकि उनका निधन देर रात हुई है और देर रात से जिस तरह से सूचनाएं आ रही है जी बिल्कुल कामेश जी, ऐसे कदावर नेता का चले जाना जेएम के लिए एक बेहद क्षति की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।